हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। चलिए, आज जैसे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में सेल्स के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि सेल्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सेल्स में जैसे कि थोड़ा सा एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे, सेल वॉल पढ़ लिए थे, सेल मेम्ब्रेन देख लिए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हम लोगों ने देख रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सांस लेने में शोषण क्रिया करती है। ब्रिथ वाला सिस्टम जो होता है, सांस लेने की काम जो सेल्स में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और साथ में ये क्या करता है कि जो भी फंक्शन है, सारे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए मतलब एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है एनर्जी का फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ एनर्जी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद आते हैं, कल हमने इसमें न्यूक्लियस भी पढ़ रखा था। न्यूक्लियस में हम लोग और भी काफ़ी डिटेल है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग बेसिकली जानते हैं डीएनए, जीन, ये सब के बारे में हम लोग काफ़ी सुने हैं, लेकिन इनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं कि कहाँ से ये जीन आता कहाँ से है, डीएनए आता कहाँ से। डीएनए के बारे में हम लोग को छोटी मोटी जानकारी होती है कि डीएनए किसी बच्चे के अगर डीएनए देखा जाए तो उसके पेरेंट का पता लगाया जा सकता है। ये सब बेसिक जानकारी हमारे पास होती है, लेकिन हम अगर और भी चीज़ें इकट्ठा कर लें, जैसे कि अगर डीएनए एक्चुअली आया कहाँ से, जीन कहाँ से आया, तो ये सब के लिए हम लोग को न्यूक्लियस को पढ़ना पड़ेगा, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो हम न्यूक्लियस को और फर्दर पढ़ेंगे आगे। जितना हम अभी आपको बताया है ये काफ़ी है। ठीक है, ये इसका काम होता है, ये कंट्रोल करता है, बाकी सारे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। जो भी ये छोटे मोटे ये सब सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के अंग, उन सबको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का होता है। और हम लोगों ने लाइसोसोम्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम किस तरह से जो है किसी भी मार धाड़ वाली जो घटनाएं हैं उन सबको किस तरह से डील करती है। ठीक है, तो लाइसोसोम से हम लोग ने देख रखा था, और माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया था, न्यूक्लियस देख लिया था। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले गोल्जी बॉडी को देख लेते हैं। इसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं जी। इसका क्या काम होता है? ट्रांसफर करने का काम होता है। जो एनर्जी सेल के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जैसे हम कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो किसी भी ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको ज़रूरत के हिसाब से अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाना। जैसे कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट सपोज कि अपने हाथ को ऐसे से मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब काफ़ी देर तक ऐसा मूवमेंट करेंगे तो हमको एक छोटा सा दर्द ऐसा फील होता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या होता है, दर्द फील होने के बाद हमारे पूरा बॉडी पार्ट्स का जो ऑर्गन होता है वो क्या करता है, हमारे पूरे सेल्स को, जो भी एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, उसको हमारे बॉडी पार्ट में भेजता है, ताकि क्या हो सके कि यहाँ पे जो डिमांड है, यहाँ जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको फुलफिल कर सके। तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है वो एक्चुअली में कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है ये। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड कि गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं वैक्यूल की ओर। वैक्यूल को हिंदी में रसधानी कहते हैं, रसधानी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग सुने हैं कि हमारे जो बॉडी में होता है वाटर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो सिंपल सा बात है, जिससे हम लोग जानते हैं ना कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पानी है। तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे बॉडी में 65% वाटर है। तो क्या ये 65% वाटर पेट में होता है? आपने कभी सोचा कि इतना ज़्यादा पानी होता कहाँ पे होगा? पेट में होता तो क्या हम खाना कहाँ खाते? फिर पानी तो डाइजेस्ट हो जाता ना, तो कहाँ पे होगा? ऐसे 1 मिनट के लिए सडनली अगर सोच के देखिए कि कहाँ होगा, तो गैप बन जाता है दिमाग में कि पानी तो है लेकिन कहाँ है नहीं पता है। तो ये छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, कई हजार संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका संख्या होता है हमारे बॉडी में। तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, ये वैक्यूल्स का काम ही होता है कि पानी को स्टोर करके रखना। ये एक ही वैक्यूल्स नहीं पूरा पानी को स्टोर कर लेता है। जितने भी वैक्यूल्स होते हैं, सब वैक्यूल्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट में पानी को स्टोर करके रखता है। वैक्यूल्स जो है प्लांट में बहुत ही जो प्लांट्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जब बरसात आती है तभी पेड़ पौधा जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको अगर बार बार हम पानी नहीं भी डालें अगर पेड़ पौधे में, फिर भी वो फूलता फलता है। व्हाट द लॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस? तो लॉजिकल रीजन क्या है कि उसके सेल्स जो होते हैं, प्लांट के जो सेल होते हैं, उसका जो वैक्यूल्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। हम आपको उसका डायग्राम दिखाते हैं। उसके डायग्राम में आप देख सकते हैं कि उसका वैक्यूल्स कितना बड़ा होगा। ठीक है, इसका डायग्राम। और उसके बाद हम आपको अब ये दिखा देते हैं कि जो ये वैक्यूल्स प्लांट में बड़ा होता है और ह्यूमन बीइंग में जो होता है वो छोटा होता है। क्योंकि हम लोग डेली पानी पीते हैं, डेली कंजप्शन है हमारा पानी का। तो डॉक्टर कहता है ना, हमें सलाह देता है कि जो भी हमारे फिजिशियन होते हैं बोलते हैं कि पानी की एक्स्ट्रा मात्रा लेने के लिए, बिकॉज कि वो वैक्यूल्स जो है वो पानी को मेंटेन करके रखता है सेल में। तो हमारे आप ये बॉडी में समझ गए होंगे कि 65% वाटर जो है कौन कंज्यूम करके रखता है। तो जो 65% वाटर है वो हमारे वैक्यूल्स में होता है, ना कि हमारे स्टमक में, पेट में नहीं होता है। चलिए, ये भी जानकारी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको इस बात समझ में आया होगा कि सेल में वैक्यूल्स का क्या काम होगा। ठीक है,
आप मेरे साथ एक दो बार नाम को दोहराएंगे तो आप नाम को भी याद रख लेंगे। एक सेल है, सेल को कोशिका बोलते हैं एज यू नो। इसके बाद इसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको राइबोसोम्स, इसको लाइसोसोम। लाइसोसोम की तो कहानी इतनी इंटरेस्टेड है, जैसे कि वो आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, तो ये स्टोरी भूलने वाली तो है ही नहीं। और गोल्जी बॉडी को मैंने बता ही दिया कि ये ट्रांसफर का काम करती है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है पूरे बॉडी में अकॉर्डिंग टू नीड, तो ये ट्रांसफर करने का काम करती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एनर्जी सांस लेने का काम करता है। उसके बाद हम आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक मिस्त्री की तरह होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि लेबर काम करने वाला, घर बनाने वाला, तो उसको हम जैसा कमांड दे देते हैं वो वैसा काम करता है। अगर हम मिस्त्री को बोल दिए कि भाई हमको ताजमहल बना दो, ताजमहल हमको चाहिए, अब ताजमहल बनाने के लिए उसको कुछ नहीं करना है, वो क्या करेगा, आप उसको कंक्रीट पत्थर वगैरह डाल दो, वो आपको ताजमहल बना देगा। उसके लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप अपने लिए घर बना रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप क्या हो, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बात हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हम इसको आगे आपको रिलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। कि तो ये सेंट्रोसोम क्या करता है कि सेंट्रोसोम्स का काम होता है कि ये सेल्स का डिवीजन करता रहता है। जब हम बताएंगे कि एक सेल से दूसरा सेल का निर्माण कैसे होता है, एक सेल से दूसरा सेल कैसे बन जाता है, ये बात जब हमको बताना होगा आपको, तभी हम बताएंगे कि सेंट्रोसोम किस तरह से बेहतरीन तरीके से काम करता है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो सेंट्रोसोम होता है ये सेल डिवीजन करता है। मतलब हर जो आप लाइसोसोम देख रहे हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, गोल्जी बॉडी देख रहे हैं, वैक्यूल्स देख रहे हैं, इस सब को ना इस दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और जब ये सब दो हो जाता है तो एक क्या करता है, एक सेल से दूसरा सेल यहाँ पे बन जाता है। समझ गए बात को? आप समझ पा रहे होंगे कि सेंट्रोसोम्स का क्या काम होता है। तो ये एक मिस्त्री की तरह है, इसको जो है न्यूक्लियस कमांड देता है कि चलो लग जाओ दूसरा सेल बनाने में, तो ये क्या करता है, दूसरा सेल बना देता है, ठीक है। तो आप इसे समझ पा रहे हो कि सेंट्रोसोम क्या करता है। ये क्या करता है, दूसरे सेल निर्माण करने में काम करता है, सेल का डिवीजन, बांटवारा करने में, नया सेल बनाने में, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, अब थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे तो इंडोप्लाज्मिक भी समझ में आएगा, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक को जो है हिंदी में अतः प्रदत्त जालिका कहते हैं, ठीक है, अतः प्रदत्त जालिका कहते हैं इसको। और ये कितनी बार मतलब कॉम्पिटेटिव छोटे मोटे एग्जाम्स में जो है इसको पूछा गया है। इनफैक्ट जो स्कूल बेस के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली दो सरफेस होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ सरफेस होता है। हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, होप आपको दिख रहा होगा ये। तो ये एक स्मूथ सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो ये रफ वाला जो स्मूथ वाला जो सरफेस होता है, इससे फैट का निर्माण होता है, वसा का, हिंदी में उसे वसा कहते हैं, ठीक है, फैट का निर्माण होता है। लेकिन जो रफ सरफेस होता है इस पे आपको ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे होंगे और ये सारे राइबोसोम्स कहलाते हैं। राइबोसोम्स का भी एक अपना कहानी है, ये भी हम आपको धीरे धीरे करके समझाएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इतना बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है, एक स्मूथ सरफेस और दूसरा रफ सरफेस। तो जो स्मूथ वाला सरफेस होता है वो फैट का निर्माण करता है, ठीक है, वो फैट को बनाता है। वहीं अगर हम रफ सरफेस की बात करें तो रफ सरफेस क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। होप आप समझ रहे होंगे कि प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए हमारे शरीर में जैसा पता है आपको कि प्रोटीन काफ़ी आवश्यक है ना, हम जैसा कि हम जानते हैं बिना प्रोटीन के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारे जो एक एटीपी, एक प्रोटीन का जो निर्माण होता है, एक प्रोटीन का, जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बोलने में, सोने में, खाने में, पीने में, चलने में, हर चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत होती है ना, तो वो प्रोटीन से ही जनरेट होता है। तो जो एक प्रोटीन होती है इसको बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आपके मन में आएगा कि ये 20 अमीनो एसिड क्या है, तो हम आपको बता दें कि ये 10 नेसेसरी और अननेसेसरी प्रोटीन को लेकर बनता है, ठीक है। 10 जो अननेसेसरी होते हैं वो हमारे बॉडी में पहले से अवेलेबल होते हैं, उसको हमको गेन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो नेसेसरी होते हैं 10 जो प्रोटीन ऐसे होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, जो हमें अपने फूड्स में, जो खाना खाते हैं, जो भी हम फल खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है, ताकि ये 10 और 10 20 अमीनो एसिड्स मिलकर क्या करें, एक प्रोटीन का निर्माण करें। हम आपको इसके बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ दे देते हैं, और जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो है ये काम क्या करता है, तो वृद्धि, मतलब जैसे हमारे ग्रोथ में काम करता है, मेंटेनेंस, हमको मेंटेन रखने में, मेंटेन इन द सेंस हुआ कि जैसे कभी हम किसी चीज़ से बीमार हो जाते हैं या फिर हमको कहीं घाव लग जाता है, ये सब प्रॉब्लमों को रिजॉल्व करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसा हमें पता है। तीसरा होता है
तीसरा क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी जैसा कि हमने बताया, एनर्जी हमें बहुत ही आवश्यक है चलने फिरने, बोलने, खाने, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये एनर्जी, ये तीनों चीज़ जो क्या है, ये तीनों चीज़ क्या है, हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे कि प्रोटीन का जो है अमीनो एसिड का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अमीनो एसिड से हम प्रोटीन बनाते हैं। ये सब कहाँ पे होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। सेल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सेल्स में होता है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें देखते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक 70S, यहाँ पे S का मतलब है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं एस को, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस एस जो है इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक 70S और एक 80S होते हैं। तो 70S जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और जो 18S होते हैं वो ईकैरियोटिक होते हैं। इसे यूकैरियोटिक भी पढ़ा जाता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो 70S प्रोकैरियोटिक और 80S यूकैरियोटिक बोलते हैं। होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ये नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, हम अपने से आंखों से, खुले आंखों से नहीं देख सकते। जो 70S वाले प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये जनरली एक वायरस होता है। जैसे अभी कोविड वगैरह है ना, कोविड हालांकि एक नया प्रजाति माना जाता है जो इस दोनों के बीच की कड़ी कही जाती है, एकैरियोटिक उसे बोला जाता है। लेकिन जो कुछ वायरसेस हैं वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। अब आपके मन में एक जिज्ञासा सा आ गया होगा कि आखिर ये प्रोकैरियोटिक में वायरस कैसे आ गया। तो हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक वाले सेल और यूकैरियोटिक वाले सेल्स में क्या डिफरेंट है। यूकैरियोटिक वाला जो सेल होता है ये विजिबल होता है, हम अपने आंख से इस सेल को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने आंख से इस सेल को हम लोग देख सकते हैं 80S वाले में। और 70S वाले जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये विजिबल नहीं होते, हम इसे अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम्स के बाद हम कुछ देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम क्या होता है कि इसमें एक जहर का प्याला होता है जो क्या करता है कि जो भी सेल्स या जो भी पार्ट्स इसमें काम नहीं कर रहे होते हैं उस पर जहर डाल के उसे मार देता है। तो अब आप सोचिए कि अगर आरबीसी, दैट मीन्स कि अगर हमारे ब्लड में अगर लाइसोसोम होता तो क्या होता। हालांकि पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाइसोसोम जो होते हैं ये ब्लड में नहीं पाए जाते। अगर ये ब्लड में होता तो पता चलता कि ब्लड हमारे शरीर में हमेशा रन करता रहता है। पता चलता है यहाँ चोट लगा, अब यहाँ चोट लगने की वजह से यहाँ ब्लड का सेल मर गया, क्या करेगा ब्लड जो वो लाइसोसोम में से स्प्रे करेगा। तब तक पता चला जो मरा हुआ ब्लड है वो आगे चला गया और जो जिंदा ब्लड इधर से लौट रहा था उसी पे लाइसोसोम पड़ गया। तो क्या होगा, जिंदा ब्लड मारा जाएगा और मरा हुआ ब्लड जिसको खत्म करना था वो घूम रहा है पूरे बॉडी में। ऐसे करके पूरा ब्लड ही एक दिन डेड हो जाएगा और पता चलेगा कि क्या हो गया, हमारा पूरा एनर्जी लॉस हो गया, हम मरने वाली स्थिति में आ गए। तो इस चीज़ को समझिए कि लाइसोसोम जो होती है, जो आत्महत्या की थैली होती है, ये भगवान इतना सोच समझ के बनाए कि उसको सेल के अंदर डाले और उसके भी अंदर एक कवर डाले, उस पर भी एक न्यूक्लियस डाल दिए ताकि उसको वो कंट्रोल कर सके कि किस पे छिड़कना है किस पे नहीं छिड़कना है, ये न्यूक्लियस डिसाइड कर सके। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, तो इसमें क्या है, आरबीसी में क्या है कि लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लाइसोसोम इन आरबीसी में लाइसोसोम्स पाए जाते हैं या नहीं, इसका खास ध्यान रखेंगे। आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी को फिल्टर करने के लिए जो ब्लड में जो इम्प्योरिटीज आती है, इसके लिए हमारे बॉडी में स्प्लीन नाम की एक यंत्र लगी हुई है हमारे पेट में। भगवान ने क्या करा है कि एक स्प्लीन अलग से बना दिया है जो क्या करे, आरबीसी को साफ करता रहे। समझ गया, चलिए हम फटाफट देख लेते हैं आगे। इसके बाद कहता है प्रोटोप्लाज्म। अब ये क्या हुआ ना कि जब सारे साइंटिस्ट इन सब की स्टडी करके बैठ गए तो उनको लग रहा था, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आखिर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम किसको माने कि हमारे जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इसमें से कौन है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि आदमी थोड़ा सा, साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो गए, आपस में ये लोग क्या करने लगे, आपस में ये लोग का डिस्कस होने लगा। तो कुछ साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इसमें से न्यूक्लियस हटा के देख रहे थे, कुछ साइंटिस्ट इसमें से लाइसोसोम हटा के देख रहे थे, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हटा के देख रहे थे। तो ऐसे करते करते उन लोग एक डिस्कशन पे आए कि लगता है न्यूक्लियस जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने कहा कि नहीं, अगर कोई काम नहीं करेगा तो सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। पता चला कि आदमी को देखे होंगे ना, कभी कट वट जाता है तो ऐसे फूल के बीमारी जैसा हो जाता है, देखिए ऐसे वहाँ पे सेल्स का ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये परेशानी आती है। तो आप ये चीज़ गौर करिए, तो साइंटिस्ट को लगा नहीं लाइसोसोम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम्स को सारा लोग इंपॉर्टेंस देने लगा। फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस सेल्स के अंदर जो ये लिक्विड आपको दिख रहा होगा, लिक्विड को ही बाहर निकाल लिया। अब पता चला कि लिक्विड को जो बाहर निकाला उसके बाद क्या होने लगा कि ये सारे जो हैं ये सब सूख के मरने लग गए, ये सब सारे के सारे सूख गए। लेकिन न्यूक्लियस जो था ये अभी भी नहीं सूखा था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पहले से एक लिक्विड भरा हुआ था।
और न्यूक्लियस अपने अंदर वाले लिक्विड के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि वो जिंदा रह गया। अब साइंटिस्ट को लगने लगा कि नहीं, न्यूक्लियस जो है यही मेरा सबसे बेहतर है। लेकिन अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट क्या किया, न्यूक्लियस के अंदर से भी लिक्विड निकाल दिए। बोले अब न्यूक्लियस भी सूख गया, न्यूक्लियस भी मर गया। अब समझ में नहीं आया साइंटिस्ट को कि भाई अब हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको दें या लिक्विड को दें। तो जब बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, बैठक हुआ, जानकारियाँ इकट्ठा करी गई, तब पता चला कि इन सब के रहने के बावजूद भी ये किसी काम का नहीं है जब तक इसके अंदर क्या हो, एक लिक्विड ना भरा हो, एक फ्लूइड ना भरा गया हो। तो क्या माना गया, उसी समय से ऐसा माना गया कि जिंदगी के लिए, हमारे जो लाइफ है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन जनरली 90% चांस में पूछा ही जाता है। बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बायोलॉजी का अगर क्वेश्चन है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म पूछा जाता है। बेसिकली स्कूल वगैरह में भी प्रोटोप्लाज्म से ज़्यादा क्वेश्चन जनरेट होते हैं 7, 8, 9, 10 तक में। अब इसको हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को ही क्या बताया मैंने कि लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, इसको जीव द्रव कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और इसके अंदर दो तरह के लिक्विड को रखा गया। पहला लिक्विड जो इसमें भरा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर से ही लिक्विड को निकाल लिया गया। और दूसरे केस में क्या हुआ था कि न्यूक्लियस के अंदर से निकाला गया था। तो पहला लिक्विड ये जिसको बोलते हैं ये कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये वाला जो लिक्विड आपको दिख रहा है जो सेल्स के अंदर है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे केंद्रिका द्रव, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब होता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड है, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोशिका मतलब सेल होता है और सेल का साइंटिफिक नेम साइटो होता है। तो साइटो और प्लाज्म मतलब लिक्विड होता है। तो साइटो के अंदर, सेल्स के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल्स होता है वो सेल्स जैसे कि हमारे ज़रूरत के अनुसार बॉडी में ट्रांसफ़र करता रहता है। अगर हम इस हाथ से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप देखिए क्या होगा कि यहाँ से ज़्यादा पसीना आएगा, यहाँ से ज़्यादा मतलब ऐसा भार महसूस होगा। जैसे कि हम बोलने का काम करें तो आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बोलने में जो एनर्जी लग रहा है, तो यहाँ पे सेल्स वगैरह ज़्यादा आ गए होंगे, सेल्स वगैरह यहाँ वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। यही रीज़न है कि यहाँ ज़्यादा काम होने की वजह से फेस से पसीना निकल रहा है। तो जो आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि एक सेल्स क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। जैसे मेरे पैर में अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे सेल्स की कोई आवश्यकता ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से सारे सेल्स क्या होंगे, ट्रांसफ़र होकर कहाँ चले आएंगे, जहाँ मेरा एक्शन हो रहा है, हाथ का एक्शन हो रहा है, फेस का एक्शन हो रहा है, बोल रहे हैं, मेहनत मुंह से हो रही है बोलने की। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, सारा सेल्स हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसीलिए एक रीज़न हम आपको और बताएं कि जैसे हम खाना खाने के बाद हमको नींद क्यों आता है। आप कभी ऐसा सोचें कि खाना खाने के बाद ऐसे एकदम शरीर थक सा जाता है, लगता है कि नहीं हमको आराम कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? एक्चुअली होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट क्या करता है, एक मैसेज देता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा काम आ गया है, मेहनत का काम आ गया। तो सारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, दिमाग को सिग्नल देना छोड़ के क्या करते हैं, पेट पे एक्शन करना शुरू कर देते हैं खाने पचाने के लिए। तो उनके जो सेल्स में, पेट के जो हमारे स्टमक के सेल में काम करने लग जाते हैं। इसी वजह से हमारा पूरा शरीर थोड़ा सा वीक पड़ने लगता है। उसको लगता है कि नहीं हमें आराम की आवश्यकता है और आंखें बंद होने लगती है। समझ गए बात को? तो जो सेल का आपने ये चीज़ देखा होगा कि सेल एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह मूवमेंट कर रहा है। तो इसको मूवमेंट करने के लिए, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसे कहते हैं सीलिया और फ्लेजला। ये क्या करता है, सीलिया और फ्लेजला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आप देख पा रहे हैं सेल्स के बाहर में निकला होता है। ये क्या करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह सेल्स को ट्रांसफर करने में मदद लेता है। सीलिया इसमें छोटा से हेयर होता है और फ्लेजला इसमें बड़ा हेयर होता है। होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं कि एक बस लास्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के लिए, प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि आने वाले समय में कुछ दिनों में मैं आपके लिए ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको इंडिया मैप के बारे में बताऊंगा, इंडिया के अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो नेबर कंट्रीज़ हैं, और इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटका केरल तक के हम सारे जो स्टेट्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा। हम हिस्ट्री का भी क्लास फ्री में अवेलेबल कराएंगे और बायोलॉजी चली रही है, और इसके साथ हम ज्योग्राफी भी आपको देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्लास्टिड। ये प्लास्टिड को हिंदी में लवक बोलते हैं, लवक। और ये प्लास्टिड कहाँ पाए जाते हैं, ओनली इन प्लांट्स। ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में। एनिमल में सिर्फ और सिर्फ किस में, प्लांट में पाए जाते हैं। ये जो है कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है। बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार आप अगर मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो होप यू कैन इट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट को हम हमेशा ये गलत समझ बैठते हैं कि ये रंग देने की कोशिश करती है, प्लांट्स को कलर देने का कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। जो हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फूड प्रिपेयर करने का काम करता है। जो हमारे प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस के मदद से जो खाना बनता है वो किसके मदद से बनता है? क्लोरोप्लास्ट की मदद से। वहीं दूसरी ओर जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये फूड स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि सम टाइम के लिए ऐसा होता है कि धूप नहीं निकलता है या प्लांट को पानी नहीं मिलता है या कई सारी ऐसी समस्याएं आती है, तो उस समय में क्या करता है? ये स्टोर फूड जो होता है ल्यूकोप्लास्ट उसकी इस्तेमाल करता है पेड़ पौधा। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज एक्चुअली जो है रीजन होता है उसके कलर के लिए। ये क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। कलर देने का जो काम है ये क्रोमोप्लास्ट करता है। और इस तीनों का हिंदी आप देख सकते हैं, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। हालांकि ये तीनों जनरली इंग्लिश में ही पूछ देता है समटाइम क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेटिव में भी हो, और जो इंग्लिश ये स्कूल्स के भी जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे ही लिख देगा क्रोमोप्लास्ट, क रो ऐसे करके हिंदी में बाइलिंगुअल लिख देता है उसको। तो दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक है। इसके बाद आप एक स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा ध्यान से दे देंगे। अभी तक मैंने जितना चीज़ पढ़ाया उसमें देख लीजिए, ये न्यूक्लियस होता है, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। ये लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स आत्महत्या की थैली। उसके बाद इसको देख लीजिए, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट वाला कौन सा सरफेस है? तो रफ सरफेस है। और जो ये प्लेन वाला सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस फैट का निर्माण करेगी और ये प्रोटीन का करेगी। उसी के साथ आप इसको देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, और ये साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर लिक्विड भरा है। होप आप सेल को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको किन्हीं टॉपिक में ऐसा लग रहा है कि आपको आवश्यकता है, कोई चीज़ ऐसी जानकारी जो आपको नहीं मिली हो इसमें, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बाकी चीज़ हम आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।